और दोस्तों कैसा चल रहा है सब कुछ। तो आज मैं आपसे शेयर करूंगा यार अपनी पीआर और पीएनपी की स्टोरी। मैंने आज तक कभी पहले शेयर नहीं करी, तो मैंने सोचा आज मैं शेयर कर लेता हूं। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, जो एक्सप्रेस एंट्री का सिस्टम है ये 2014 के अंदर कंजर्वेटिव गवर्नमेंट ने लॉन्च किया था। उसके बाद जब ये लॉन्च हुआ तो उसका बहुत सारी प्रॉब्लम थी। लोगों को नहीं पता था कि एक्सप्रेस एंट्री की प्रोफाइल कैसे बनाते हैं, साथ में ये भी नहीं पता था कि कट ऑफ स्कोर क्या होगा, क्योंकि उस टाइम पे दोस्तों कट ऑफ स्कोर होता था 700, 800, 900, 1000। तो उस टाइम पे पीआर लेना बहुत ही मुश्किल था। तो मैंने उस टाइम पे पीआर ली थी, उस टाइम पे जब स्कोर आपका 700, 800 होता था। तो अब तो पीआर लेना काफ़ी आसान है आजकल के टाइम में आपको 450, 500 ऐसे ऐसे स्कोर जा रहा है। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि मेरी जर्नी कैसे रही। तो 2014 में दोस्तों जब मैंने अपना कॉलेज का डिप्लोमा ख़त्म किया, जैसे आपको पता है कि आपको 2 साल का कॉलेज होता है तो आपको 3 साल का वर्क परमिट मिलता है, तो मुझे 3 साल का वर्क परमिट मिला। उसके बाद मैंने दोस्तों हर जगह जॉब्स अप्लाई करी, यूकॉन में, नॉर्थ वेस्ट टेरिटरीज़ में, नोवा स्कोशिया में, हर जगह मैं मुझे कहीं जॉब नहीं मिली। मगर लकली मुझे एक दिन कॉल आया मंगटन से, और मंगटन में मेरी जॉब हो गई। तो जब मंगटन में मेरी जॉब दोस्तों लग गई, तो उसके बाद मैं एल्बर्टा से फ़्लाइट पकड़ के मैं मंगटन पहुंचा। तो अराउंड आई बिलीव 2014 सितंबर के अंदर मैंने अपनी जॉब स्टार्ट करी। और उसके बाद मैंने 2015 सितंबर तक मैंने अपनी जॉब का 1 साल पूरा कर लिया था। तो मैंने सोचा यार अब 1 साल तो पूरा हो ही गया है, तो अब क्यों ना पीआर अप्लाई की जाए, राइट। तो पीआर अप्लाई करने के लिए मैंने, आपको जैसे कि पता है कि पीआर अप्लाई करने के लिए आपको दो तरीके होते हैं। या तो आपकी अगर आपका अच्छा स्कोर बना है तो आप एक्सप्रेस एंट्री में जाओ, वहाँ पे अगर आपका स्कोर बना है तो वहाँ से भी आपको पीआर मिल सकती है। अगर आपका स्कोर उतना नहीं बन रहा, कट ऑफ स्कोर के बराबर नहीं है आपका स्कोर, तो आप एक काम कर सकते हैं, आप पीएनपी के थ्रू भी जा सकते हैं। पीएनपी के थ्रू आपको एडिशनल पॉइंट्स मिल जाते हैं। तो उस टाइम पे दोस्तों जब आपकी पीएनपी लगती थी तो आपको 600 पॉइंट्स एडिशनल मिलते थे। तो जब मेरा 1 साल पूरा हुआ तो मैंने सोचा यार एक बार मैं एक्सप्रेस एंट्री की प्रोफाइल बनाता हूँ अपनी। तो मैंने आई थिंक सितंबर 2014 के एंड में बिल्कुल मैंने अपनी प्रोफाइल बनाई। जब मैंने प्रोफाइल बनाई दोस्तों तो मैं काफ़ी शॉक रह गया, क्योंकि जो मेरा सीआरएस का स्कोर था वो सिर्फ था 405, और कट ऑफ स्कोर था, जैसे मैंने पहले ही बताया आपको कि कट ऑफ स्कोर उस टाइम पे जा रहा था 700, 800, 900। तो मैंने सोचा यार अब कैसे होएगा कि अब मेरा पीआर तो लगना मुश्किल है, तो हो सकता है मुझे वापस इंडिया जाना पड़े। तो काफ़ी तकलीफ़ में था उस टाइम पे मैं, तो कुछ रास्ता नहीं निकला था। मैं न्यू ब्रांसिक में था, 1 साल जॉब का भी कर चुका था। तो एक एक चीज़ और दोस्तों, जब मैंने एक्सप्रेस एंट्री की प्रोफाइल बनाई तो आपको पता है कि आपको एजुकेशन का डिटेल्स एंटर करनी पड़ती है, उसके आपको पॉइंट्स मिलते हैं, एज के पॉइंट्स मिलते हैं, साथ में ही आपको पीआर के साथ में ही आपको आइल्स का पॉइंट्स भी मिलता है। तो उस टाइम पे जैसे मेरा 1 साल पूरा हुआ, 1 साल ख़त्म होने से पहले ही मैंने अपनी एजुकेशन का असेसमेंट करवा लिया था, और साथ में ही मैंने अपना आइल्स का एग्ज़ाम भी एक बार दे चुका था। तो वो सब मिला के फिर भी मेरा स्कोर 405 बन रहा था। तो मैं तो काफ़ी मुश्किल में आ गया था दोस्तों। मैंने सोचा अब क्या करूं। तो मैंने सोचा एक काम करता हूं मैं यार, दोबारा एक ही ऑप्शन बचा था मेरे पास, वो था रीअपीयर का। तो मैंने सोचा मैं रीअपीयर के लिए ही दोबारा जाता हूं आइल्स के लिए। तो मैं आइल्स का मैंने एग्ज़ाम बुक करवाया अक्टूबर के फर्स्ट वीक 2015 के अंदर। तो जब मैं आइल्स का एग्ज़ाम देने गया दोस्तों, यूनिवर्सिटी ऑफ मंगटन, यूनिवर्सिटी ऑफ न्यू ब्रांसविक आई थिंक, और मंगटन में भी, अब मुझे याद नहीं रह गया काफ़ी। तो उस टाइम पे जब मैं वहाँ गया तो मैं एग्ज़ाम जैसे लिख रहा था तो वहाँ पे मुझे एक लड़का मिला। वो इंडियन बंदा था, उसकी पीआर वहाँ हो चुकी थी। तो मैंने उसको अपनी सिचुएशन बताई। तो जब उसने मेरी सिचुएशन सुनी तो उसने मुझे कहा कि हो सकता है कि आप उसने जैसे देखा मेरा केस, उसने कहा यार तू पीएनपी के लिए क्यों नहीं अप्लाई करता। तो पीएनपी का दोस्तों मुझे उस टाइम पे कोई आइडिया नहीं था। काश मुझे पता होती चीज़ें कि पीएनपी क्या होता है, मुझे कुछ नहीं पता था उस टाइम पे। मैं तो सिर्फ ऐसे ही न्यू ब्रांसिक चला गया था। मैंने सोचा शायद पीआर जल्दी हो जाए, और पीआर मिलती कैसे है इसका मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं था। तो उस दोस्त से डिस्कशन करने के बाद, उस इंडियन गाय से डिस्कशन करने के बाद मैं घर वापस आया। मैंने अपना लैपटॉप खोला, लैपटॉप खोलने के बाद मैंने न्यू ब्रांसिक पीएनपी डाला, और वहाँ से मैंने गवर्नमेंट की वेबसाइट पे जाके सारे फॉर्म डाउनलोड कर लिए। तो दोस्तों उसके बाद फॉर्म डाउनलोड करने के बाद तो वहाँ पे क्या होता है कि आपको शायद पता होगा कि हर प्रोविंशियल गवर्नमेंट का अपने अपने पॉइंट सिस्टम होता है। कईयों का पॉइंट सिस्टम होता है, नोवा स्कोशिया का होता है, शायद 100 में से 70 स्कोर करना पड़ता था उस टाइम पे, अब मुझे आइडिया नहीं है। और न्यू ब्रांसिक का होता था कि आपको 100 में से 67 स्कोर करना पड़ता था उस टाइम पे। तो जब मैंने अपनी प्रोफाइल बनाई एक्सप्रेस एंट्री की, और मैंने आपको कहा कि मेरा 405 बन रहा था, और उस टाइम पे एक ही चाह रहा था कि मैं पीएनपी लगाऊं। तो पीएनपी का जब मैंने स्कोर देखना स्टार्ट किया तो मेरा स्कोर बना सिर्फ 65, जबकि रिक्वायरमेंट थी 67 की। तो मैंने सोचा यार अब 67 2 पॉइंट्स कैसे लेके आऊँ।
तो जैसे मैंने आपको कहा कि मैं एग्ज़ाम ऑलरेडी बुक करवा चुका था उसका आइल्स का सेकंड टाइम। और जब मेरा आइल्स का सेकंड टाइम का रिज़ल्ट आया तो वही का वही स्कोर था कि 6 बैंड 6.5 बैंड्स, ओवरऑल 6.5 थे, मगर राइटिंग के अंदर थोड़े कम रह गए। तो यार फिर उसे दो राहे पे आ गया। तो मैंने सोचा अब यार फिर से अब क्या करना पड़ेगा। तो ऑप्शन कोई नहीं था दोस्तों मेरे पास। तो मैंने फिर एक और एग्ज़ाम बुक करवाया अक्टूबर के आई थिंक सेकंड वीक के अंदर। तो मैं गया था नोवा स्कोशिया वहाँ पेपर देने, क्योंकि उस टाइम पे यूनिवर्सिटी जो न्यू ब्रांसविक था वहाँ किसी कारणवश ये आपके होने बंद हो गए थे, क्या नाम है, जो भी आपका आइल्स एग्ज़ाम थे। तो मैं नोवा स्कोशिया गया बड़ी ही टेंशन में। तो मैंने वहाँ पे अपना स्पीकिंग का एग्ज़ाम दिया, राइटिंग, एक ही दिन सब कुछ हो गया। जब मेरा स्कोर आया दोस्तों, एक हफ्ते आई थिंक 2 हफ्ते बाद आया था स्कोर। मेरा स्कोर आया दोस्तों 8 बैंड, लिसनिंग के अंदर 8, रीडिंग के अंदर 8, स्पीकिंग के अंदर 8। तो मैं काफ़ी खुश हो गया। मैंने कहा अब देखते हैं स्कोर क्या होता बनता है मेरा। तो मैंने दोबारा रिकैलकुलेट किया अपना न्यू ब्रांसविक पीएनपी का स्कोर। तो मेरा स्कोर आ गया उसके बाद दोस्तों 65 से लेकर 74 पे जंप कर गया। तो मैंने कहा अब बहुत सही काम हो गया भाई, ठीक है। तो मेरी यहाँ से जब जैसे मेरा स्कोर हुआ कंप्लीट, तो आई थिंक नवंबर के अराउंड मिड में, आई थिंक मुझे काफ़ी लंबा टाइम हो चुका, शायद 15-20 नवंबर के आसपास मैंने अपनी पीएनपी के सारे डॉक्यूमेंट्स भर के मैंने अपने सबमिट करवा दिए थे डॉक्यूमेंट्स अपने प्रोविंशियल गवर्नमेंट को। तो उसके नवंबर के एंड में उनका रिप्लाई आता है पीएनपी वालों का कि वो मेरे डॉक्यूमेंट से सेटिस्फाई हैं बिल्कुल। तो जैसे ही उन्होंने कहा कि सेटिस्फाई हैं, मगर एक चीज़ की कमी थी। उन्होंने मुझे 2-3 फॉर्म दिए और 2-3 फॉर्म में ये कहा कि ये फॉर्म आपको लेके जाने हैं अपने एम्प्लॉयर के पास, एम्प्लॉयर आपको फिल करके देगा, उसके बाद आप ये डॉक्यूमेंट्स हमें सबमिट कराओ। तो मैंने एम्प्लॉयर के पास गया, मैं एचआर के पास गया। उस टाइम मैं फुल टाइम जॉब कर रहा था दोस्तों। तो मैं अपने एम्प्लॉयर के पास किया, मैंने उनको वो डॉक्यूमेंट्स दिए, एचआर ने वो डॉक्यूमेंट्स फिल करके दे दिए मुझे। उसके बाद मैंने फिर दोबारा वो गवर्नमेंट को सबमिट करवा दिए। उसके बाद दोस्तों जब एक बार डॉक्यूमेंट सबमिट हो गए तो दूसरी रिक्वायरमेंट एक और आ गई थी उनकी। जो दूसरी रिक्वायरमेंट थी आपकी, वो थी आपकी, उन्होंने कहा कि जो मैंने पासपोर्ट को जो पेजेस मैंने वो जो पासपोर्ट की फ़ोटोकॉपी सबमिट करवाई थी मैंने, उन्होंने कहा कि सिर्फ वो चाहते थे कि मैं पूरे पासपोर्ट की लाइक शुरू से लेकर पहले पेज से लेकर आखिरी पेज तक की फ़ोटोकॉपी मैं सबमिट करवाऊँ। तो फिर से मुझे फ़ोटोकॉपी वो निकालनी पड़ी पासपोर्ट की पहले से लेकर आखिरी पेज तक। तो मैंने दोबारा सबमिट कराई उनको। उसके बाद दोस्तों एक चीज़ और थी, वो थी फ़ंड की। उस टाइम पे मुझे अब शायद थोड़ा आइडिया नहीं है, मुझे देखना पड़ेगा, मगर उस टाइम पे फ़ंड आपको दिखाना पड़ता था $10-12,000। अब फ़ंड तो मेरे पास था नहीं दोस्तों इतना, क्योंकि मुझे लोन भी भरना था। तो मैं लोन के ऑलरेडी पैसे भेज चुका था। तो फिर मैंने क्या किया, मैं अपने एचआर पे गया, वहाँ से मैंने एक लेटर बनवाया। लेटर पे लिख दिया कि ये बंदा राहुल नाम का बंदा, ये इस टाइम से लेकर इस टाइम तक जॉब कर रहा है, इस साल से इस साल तक जॉब कर रहा है, और इसकी जो इनकम है ये इतनी इनकम है। तो मैंने वही लेटर जाके दोबारा उनको सबमिट करवा दिया अपना पीएनपी वालों को। पीएनपी ने वो सब रिक्वायरमेंट मेरी मान ली। उसके बाद आई थिंक जो दिसंबर का महीना होता है दोस्तों, छुट्टियों का महीना होता है, तो आई थिंक अराउंड जनवरी 4 या 5 2016 को मुझे एक मैसेज आया जीमेल पे कि आपके लिए एक नया मैसेज है अपनी एक्सप्रेस एंटी की प्रोफाइल के अंदर। तो मैं एक्सप्रेस एंटी की प्रोफाइल के अंदर गया दोस्तों, वहाँ पे एक पॉपअप मैसेज आ रखा था। पॉपअप मैसेज में लिखा था आपका कि ये जो ये मैसेज, ये न्यू ब्रांसविक गवर्नमेंट ने आपको ये इतने पॉइंट्स दे दिए हैं, 600 पॉइंट्स, अब आप क्या एक्सेप्ट करेंगे नहीं करेंगे, और आपके पास 30 दिन है एक्सेप्ट करने के। तो दोस्तों 30 दिन तो मैं कहाँ रुकने वाला था, कोई भी नहीं रुकता। तो मैंने सीधा ही एक्सेप्ट बटन पे मैंने क्लिक किया और मुझे 600 पॉइंट बन गए। उसके बाद दोस्तों मेरा जो CRS का स्कोर था, शायद एक्सप्रेस एंटी का जो टोटल स्कोर था मेरा, वो आई थिंक 405 था, जैसे मैंने आपको पहले बताया 404 405 इतना ही था, काफ़ी पुरानी बात हो चुकी है। तो मेरा स्कोर जंप 600 पॉइंट्स मिलने के बाद मेरा स्कोर हो गया 405 से 1005 तक। तो ऑब्वियसली दोस्तों उसके बाद तो मेरा ड्रॉ जो होना था नेक्स्ट ड्रॉ, उसके अंदर मेरा नंबर आना ही था। तो नेक्स्ट ड्रॉ हुआ आपका, मेरा हुआ जनवरी के आई थिंक जनवरी के मिड 25 और 26 ऑफ जनवरी को हुआ मेरा। उसके बाद दोस्तों जो मेरा जो ड्रॉ हुआ, ड्रॉ के अंदर मेरा नंबर आ गया। उसके बाद दोस्तों शायद मेरे पास 90 दिन का टाइम था अपने सारे डॉक्यूमेंट्स दोबारा सबमिट करवाने के, क्योंकि आपको जब आपको एक बार पीएनपी मिलेगा तो आपको फिर से प्रोसेस करनी पड़ती है और डॉक्यूमेंट सबमिट करवाने पड़ते हैं फेडरल गवर्नमेंट को, IRCC को। तो मैंने वो सारे डॉक्यूमेंट सबमिट करवा दिए दोस्तों। तो उसके बाद आई थिंक जब मैंने फरवरी 5 तक मैंने अपने सब डॉक्यूमेंट सबमिट करवा दिए थे दोस्तों। उसके बाद फरवरी के एंड तक मेरे पास एक मेल आया उसका क्या नाम है अपना IRCC की तरफ से कि आपकी सारी रिक्वायरमेंट पूरी हो चुकी है, बस आपको एक फ़िंगरप्रिंट देने हमें। तो दोस्तों मैंने वो मार्च के अंदर अपने फ़िंगरप्रिंट जाके मैंने सबमिट करवा दिए थे। तो मार्च 10 तक या मार्च 15-20 तक
मेरे पास दोबारा कंफर्मेशन आ गया था कि मैं सारी रिक्वायरमेंट पूरी कर चुका हूँ और वो मुझे पीआर इशू कर रहे हैं। तो दोस्तों मुझे 4 महीने के अंदर पीआर मिल गई। तो मैंने नवंबर से अपना प्रोसेस स्टार्ट किया, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी और मार्च का मैं महीना इसलिए लगा रहा हूँ कि यार वो फिंगरप्रिंट रह गए थे, नहीं तो फरवरी तक ही मेरा पीआर हो चुका था। तो इतना फास्ट प्रोसेस हुआ दोस्तों, मुझे खुद यकीन नहीं हुआ कि यार इतना फास्ट प्रोसेस कैसे हो गया मेरा। मगर ये मेरी पीआर की जर्नी ही दोस्तों। आजकल भी अगर आप अटलांटिक कैनेडा या आप दूर दराज के इलाकों में जाते हैं, जैसे सस्केचुअन हो गया या मैनिटोबा हो गया, अब तो काफ़ी स्टूडेंट्स हो चुके हैं। उस टाइम पे दोस्तों इतने ज़्यादा लोग, इतना ज़्यादा रश नहीं था, तो आपको पीआर काफ़ी आसानी से मिल जाती थी। अगर पीआर का आपकी कहीं नहीं मिल रही है तो अटलांटिक कैनेडा एक बेस्ट जगह है जहाँ पे आप जाके अपनी पीआर के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। अभी प्रोसेसिंग टाइम में सबका बराबर ही लग रहा है, क्योंकि ये कोविड की वजह से थोड़ा प्रॉब्लम है। मगर ये मेरी जर्नी रही दोस्तों। अगर आपके मन में कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में डाल दीजिए। और आपको ये वीडियो कैसा लगा, और अगर आपको अच्छा लगा वीडियो तो थम्स अप कर देना दोस्तों, और मेरा चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। और दोस्तों मैं साथ के साथ आपके लिए जॉब वीडियोस भी कवर कर रहा हूँ, और अगर आप चाहते हैं कि मैं थोड़ी सी और चीज़ें कवर करूँ तो प्लीज़ मुझे बताइए, मैं कवर करने की कोशिश करूँगा। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही, और अपना ध्यान रखिए, और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय, टेक केयर।